Good morning. This is Mr. Pizititis from Salem classes. So, students, today we will discuss unit number 8, Oliver Twist. It is from the book of Prose and Poetry as per English literature for BF first year. So, in this chapter, already we have discussed part 1 of life background of Charles Dickens, and today we will discuss part 2 of his life background. So, we have covered birth and parentage, once blacking factory, John Dickens in the debtor's prison, early career, in love with Maria Biddle, journalism. All these points we have covered, and today we will cover the rest of the points. Okay, so if anyone is watching this video lecture, either visiting this channel first time, so it is my humble request to subscribe this channel and hit the bell icon if it is possible to forward it to your friends and to your relatives. So then let us begin. As usually I do, today also I will do the same. So first of all I will read the paragraph, then I will translate it in Hindi. Okay. प्रिपरेशन टू बी ए नॉवेलिस्ट, एक उपन्यासक होने के लिए तैयारी. डिकन्सन वाज अ मैन ऑफ डाइवर्जेंट इंटरेस्ट. डिकन्सन जो है ये एक भिन्न भिन्न प्रकार का इंटरेस्ट को और रुचि को रखने वाले व्यक्ति रहे. He was also possessed extraordinary energy which enabled him to pursue several interests at once. उनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी रहा और जिसके चलते भिन्न भिन्न प्रकार का रुचियों को वो एक साथ क्या कर लेते थे, जोड़ देते थे. He frequented theaters, learned acting and narrowly missed entering this profession. वो धीरे धीरे एक्टिंग को सीख रहे थे, थिएटर का जो मैनेजमेंट होता है उन चीज़ को सीख रहे थे, और साथ ही साथ ही ऑल्सो रेगुलरली वेंट टू ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी एंड फर्दर्ड हिज सेल्फ एजुकेशन. साथ ही साथ वो क्या करते थे, ब्रिटिश का जो म्यूजियम में लाइब्रेरी में जाते थे और अपना सेल्फ एजुकेशन को वो पढ़ा रहे थे. दोस बाय द एज ऑफ 21 when his first published work appeared, Dickens had acquired a solid knowledge of those subjects which run like thread through his novels. तो जैसे जैसे वो 22 साल की उम्र में आ जाते हैं और पब्लिकली वो उनके जो वर्क है तब वो प्रकाशित होती है. तो इस समय में आने तक उनके अंदर इतनी सारी नॉलेज आ जाती है कि मानो जो थ्रेड है ना, उनका जो सब्जेक्टिव ज्ञान इतना बढ़ जाता है कि उनके एक थ्रेड नॉवेल के ऊपर रन कर रहा है, ऐसे हो जाता है. द लो द थिएटर एंड अबव ऑल द सिटी ऑफ लंदन एंड इनहेबिटेंट्स. तो वहाँ का लंदन का कानून, वहाँ का थिएटर, वहाँ का जो इनहेबिटेंट्स, ये सब चीज़ें क्या हो जाती है कि इसी जो नॉवेल में वो घुल मिल जाती है. उसके बाद उसका जो दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट स्केच एंड मैरिज. तो पहले जिससे वो लव किया था उसके साथ उसका शादी नहीं हुआ, फिर शादी हुआ किसके साथ, तो वही चीज़ को हम देखें.
1833 में, ठीक है, डिकेंस का जो पहला स्केच पब्लिश्ड होता है जिसका नाम है ओल्ड मंथली मैगजीन से। Other sketches followed, and in 1834 he published them in a book form under pen name of बोझ। तो दूसरा स्केच जो है वो 1834 को पब्लिश होता है और जिसका पेन नेम होता है बोझ। पेन नेम का मतलब लिखने के लिए जो नाम को इस्तेमाल किया जाता है, बोलने वाले नाम या रिकॉर्ड मेंटेन होने वाले नाम अलग होता है। द बुक वॉज एन इंस्टेंटेनियस सक्सेस। ये जो बुक है वो बहुत प्रसिद्ध हो गया। द सेम ईयर ही मैरिड कैथरीन हॉगर्थ, द डॉटर ऑफ फेलो जर्नलिस्ट। एक पत्रकार की लड़की है जिसका नाम है कैथरीन, उनके साथ फिर उनका शादी हो जाता है। फिर उसके बाद अर्ली नॉवेल्स, जैसे वो कुछ स्केच को लिखे और ये सभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो पहले पहले समय में जो भी उन्होंने नॉवेल्स को लिखा उसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। जो स्केचेस होता है बोझ 1836 का है, जो पिनपिक पेपर से फॉलोड होता है। डिकेंस फल लेंथ वर्क which brought him resounding success. Pin Big Paper was followed by 4 novels in a week succession। यानी बड़े बड़े नॉवेल्स को लिखते थे, जैसे कि पिन बिग पेपर, इसके अंदर ही 4 नॉवेल पाए जाते थे, जैसे कि ओलिवर ट्वाइस्ट, निकोलस निकल बाय, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, और उसके साथ साथ हिस्ट्रिकल नॉवेल जो कि बर्नाबाय रॉक्स। ऑल दिस नॉवेल्स अपीयर्ड इन अ मंथली इंस्टॉलमेंट। महीना महीना होकर के, मतलब किस्तों में होकर के इसको पब्लिश किया जाता था। द फर्स्ट टूर ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, ठीक है, अब इसका टूर जो है अमेरिका और कनाडा की तरफ होता है अपने परिवार के साथ। कब है? 1842 डिकेंस accompanied by his wife went on a tour of America and Canada। 1842 में अपनी वाइफ के साथ अमेरिका और कनाडा की तरफ एक टूर करते हैं। His reputation as a novelist had already reached there, and he was given a rousing welcome wherever he went। तो एक उपन्यासक के रूप में, यानी एक नॉवेलिस्ट के रूप में पहले तो वो विख्यात हो ही चुके थे इस दोनों कंट्री में, और जैसे जैसे वो जाते हैं और बहुतायत रूप से रोसिंग वेलकम उसको किया जाता है उस देशवासियों के द्वारा। He based his text 2 works, America Notes 1842 and Martin Chuzzlewit 1844। इस प्रकार 2 कार्य, एक 1842 को किया और एक 1844 को किया। On his impression gathered during this tour, इस टूर में उसका जो इम्प्रेशन है ये और भी इकट्ठा हो गया। These works reflect the life in America and rather uncomplimentary manner। जो वर्क उन्होंने किया था और वो वर्क अमेरिका को भी क्या कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, द नॉवेल ऑफ द मिडिल फेज। तो मिडिल फेज में उन्होंने कुछ नॉवेल्स को लिखा है, वो क्या क्या है? मार्टिन चुज़लविट was followed by क्रिसमस कार्ल। तो ये जो मार्टिन चुज़लविट, ये एक क्रिसमस कैरल है 1843। द मोस्ट फेमस ऑफ हिज 5 क्रिसमस बुक। These books were short pieces appearing in next few years। तो क्रिसमस बुक्स में इस प्रकार का प्रसिद्ध होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि
अगले कुछ साल तक थोड़े थोड़े करके उसको पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट कैम डम्बी एंड सन। डम्बी एंड सन नाम का एक नॉवेल है। एंड डेविड कॉपरफील्ड, ये भी एक नॉवेल है। डेविड कॉपरफील्ड द मोस्ट पॉपुलर ऑफ डिकेंस नॉवेल मार्क टर्निंग पॉइंट इन हिज प्रोडक्टिव activity, the thematically and structurally, the novel formed David Copperfield are much different from earlier work। तो जितने भी उन्होंने लिखा है उनमें से डेविड कॉपरफील्ड जो नॉवेल है ये रियलिटी में बहुत ही अच्छा कार्य किया और उनके पुराना कार्य से ये और भी बेहतरीन रंग लेकर के आया। तो इस नॉवेल, ये जो नॉवेल है, इस नॉवेल में ऑलरेडी हम उसका जो व्याख्यात्मक रूप को भलीभांति देखते हैं। डेविड कॉपरफील्ड मोस्ट पॉपुलर ऑफ द डिकेंस नॉवेल मार्क टर्निंग पॉइंट इन हिज प्रोडक्टिव एक्टिविटी फॉर थेमेटिकल एंड स्ट्रक्चरली। द नॉवेल फॉलोइंग डेविड कॉपरफील्ड आर मच डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर वर्क। तो उनके जो प्राचीन जो पुराना काम है, शुरुआत में उन्होंने जो नॉवेल लिखा था ये उससे बिल्कुल हट करके था और बहुत प्रभावशाली भी रहा। It has special interest for the readers for it contains a good deal of autobiographical materials, ऑटोबायोग्राफिकल मटेरियल के साथ, और इसको बहुत ही अच्छी रीति से लिखा गया था और जिसके चलते जो रीडर्स थे, जो पढ़ने वाले थे, उनके अंदर एक रुचि और इंटरेस्ट भी पाया गया। लेटर नॉवेल्स, बाद में जो नॉवेल्स उन्होंने लिखा है उसके बारे में जस्ट मैं इसे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा और क्या मैं आपको समझाऊँ उसमें, तो थोड़ा खुद पढ़ करके समझ लीजिए। फिर भी एक दो लाइन जरूर बोल देता हूँ। द नॉवेल्स रिटन बिफोर 1842 वर द रादर फॉर्मलेस, यानी 1842 से पहले जो नॉवेल्स लिखे थे वो फॉर्मलेस थे, है ना। दे बाउंडेड इन एपिसोड विच हिलरस इन themselves टेंडेंट टू लूसन द कंस्ट्रक्शन, यानी ये एपिसोड के आधार पर उन्होंने और ये 1842 से पहले लिखा है और ये हिलेरियस यानी हास्यात्मक, ठीक है, हास्यास्पद एक कॉमेडी की तरह इसको लिखे गए थे। हिज रीडर्स लव हिम फॉर सच एपिसोड, इस प्रकार का जो एपिसोड है इसको उनका रीडर्स पसंद करने लगे। बट द एनलाइटनेड वन expected something aesthetically more satisfying from him. He felt infuriated if someone pointed out absence of organic structure and coherence in his work. But somewhere in his heart of heart, he was also becoming aware of the need of imposing an आर्टिक डिजाइन ऑन हिज नॉवल। तो अगर किसी भी तरह से कोई भी उसका कोई भी कमी को, ऑप्शंस को वहाँ पे शो कर देते थे तो थोड़ा गुस्सा उनको आता था, लेकिन इन बीच में भी वो अपने नॉवेल का जो वर्क को और भी डेवलप करने की कोशिश जारी रखे। As he grew older, he started paying greater attention to form of his novels। अपने नॉवेल्स को जैसे जैसे वो बढ़ते गए और वैसे वैसे अपने नॉवेल के प्रति एक विशेष जागरूकता और एक विशेष निगरानी वो रखते रहे। He also took longer to return them। It is not a mere coincidence that his contemporaries love his earlier writing over his later novel has been more favorable received by the modern readers। मॉडर्न समय पर जो नॉवेल्स को लिखा और मॉडर्न लोगों को वही अधिकतर पसंद भी आया। दिस रीडर्स नॉवेल इंक्लूडेड ब्लेक हाउस, जो लेटर नॉवेल्स है वो ब्लिक हाउस रहा, हार्ड टाइम्स रहा, लिटिल डोरिथ
ये भी रहा। अब यहाँ पे और एक उनके जीवन का एक प्रमुख चीज़ों का हम देखते हैं, जैसे कि अनहैप्पी डोमेस्टिक लाइफ। अपने जीवन काल में जो पारिवारिक जीवन है, गृह गृहस्थी का जो जीवन है, उसमें वो नाखुश नज़र आते हैं। Comparatively little is known of Dickens' wife, Catherine, except that she failed to bring him the happiness he made him. Sorry, he might have expected his wife to bring him. तो शायद एक असफलता उनके वाइफ के बारे में, ज़्यादा कुछ उसके नाम वाम के बारे में तो यहाँ पे पता नहीं चलता। बात इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि वो अपने हस्बैंड को खुश करने में नाकाम रही। जो चीज़, जो हैप्पीनेस वो उम्मीद कर रहा था अपनी वाइफ से, वही चीज़ को वो प्राप्त नहीं किया। आज टाइम पास्ट, Dickens' outside committees went on increasing and लाइफ एट होम बिकम मिसरेबल। जैसे कि बाहर की दुनिया तो बहुत ही अच्छा रहा उसके लिए, और बाहर की दुनिया में मेंबर्स की संख्या भी बढ़ रही है, उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है, पर परिवार जो है, अब उसका अंदरूनी मामला जो है वो मिसरेबल कंडीशन में, बड़ा दर्दनाक कंडीशन में आ जाता है। ए स्टेज कम वन ही जस्ट कुड नॉट एंड्योर मोर। फिर एक वक्त आता है जो और वो सहन नहीं कर पाते हैं। ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ आफ्टर हैविंग स्पेंट 22 years इन हर कंपनी एंड हैविंग गॉट 10 चिल्ड्रन। तो आखिरी में 22 साल शादी के बाद वो क्या करते हैं, इन शादी के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जबकि उनके कितने बच्चे हो चुके थे, लगभग 10 बच्चे उनके हो चुके थे। Dickens treated all his children with affection and concern। फिर वाइफ के साथ डिवोर्स तो हो ही गया, अलगाई तो हो गया, लेकिन कहा जाता है कि उनके 10 बच्चे थे और सभी बच्चों के पास डिकन का एक बहुत अफेक्शन और साथ ही साथ एक कंसर्न वाले माइंड उनके पास रहा। द लास्ट नॉवेल, हम यहाँ पे लास्ट नॉवेल सिर्फ देखते हैं, मतलब आखिरी के समय, जैसे कि लिटिल डोरिट और ए टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, आर म्यूचुअल फ्रेंड, ये सभी जो है उसके आखिरी आखिरी समय का जो है, और ये नॉवेल्स रहा। फिर उसके बाद उनका सेकंड टूर होता है अमेरिका के लिए। ऑन फिनिशिंग आउट म्यूचुअल फ्रेंड September 1865, Dickens developed his attention to prepare new reading for people। जैसे कुछ समय गुजर जाता है और सभी यही चाहते हैं कि वे अपने ऑडियंस को कुछ अलग से दें, तो वो भी यही चाह रहे थे कि कुछ नया चीज़ मिले, और इसी के चलते वो भ्रमण करने निकल गए। द सेंस ऑफ द मर्डर ऑफ नैन्सी by Bill Six in Oliver Twist was the most powerful reading in his repertoire। तो नॉवेल्स में उन्होंने जो लिखा है खास करके, और जैसे यहाँ पे जो नैन्सी का जो मर्डर के बारे में जो ऑलिवर ट्वाइस्ट में जो एक स्टोरी है, मतलब उस घटना है, और ये घटना लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। 1967 he went to अमेरिका ऑन रीडिंग टूर। अमेरिका को सिर्फ एक अध्ययन करने के मंशा रख करके वो चले गए। दिस वॉज वेरी एक्साउस्टिंग वर्क, बट Dickens enjoyed it, continued it even after his return from अमेरिका। यानी वहाँ पे वो इतना खुश हो गए कि वो खुशी जो है उनके वापस आने तक वो झलकता रहा। और मार्च 15, 1870 ही गेव ए फाइनल रीडिंग इन लंदन। फिर 1870 में वो फिर एक फाइनल जो रीडिंग है लंदन के लिए वो देते हैं।
डेथ के बारे में भी अब कहा जाता है कि जो डिकन वाज नाउ वर्किंग ऑन एडविन ड्रोन के साथ वो काम कर रहा था। तो वो क्या चीज़ है, बिगन इन 1869 ऑन 9th जुलाई 1870। तो 69 से लेकर के और 70 तक उन्होंने काम किया। ही रोट फ्रेंच चैप्टर फॉर दिस नॉवल, फ्रेंच चैप्टर इस नॉवल के लिए लिखा है। देन सडनली ही वॉज टेकन सडनली इल, और अचानक से बीमार हो जाते हैं। और उनके जो सिस्टर इन लॉ है वो काफ़ी कोशिश करती है क्या करने के लिए, उसको उठाने के लिए, सोफा में रखने के लिए। तो लेकिन वो फिर से ज़मीन में आकर के ही मतलब रह जाते हैं। ही मर्मर्ड एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड पास्ड अवे विदाउट रिकवरिंग कॉन्शियसनेस। ही वॉज बरीड एट द वेस्टमिनिस्टर एबे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर उसके बाद उसका डेथ हो जाता है। और डेथ होता है तो डेथ होने के बाद उसको जो वेस्टमिनिस्टर एबे जहाँ पर है वहाँ पे लेकर के उसको दफनाया जाता है। तो दोस्तों ये था, और इसके बायोग्राफी पार्ट 1 एंड 2 कल हम पढ़ेंगे। नॉवेल का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड कल मतलब जो नेक्स्ट क्लास में। मुझे अपने समय के आधार पर जैसे जैसे मैं फ्री होऊंगा वैसे मैं और आगे का जो पार्ट है उसको मैं करूँगा। सो थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।